इरफान पठान वो हैं कि जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जिनकी बदौलत हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की तरफ से खेल सके। लेकिन जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट का मसला, उसमें जिस तरह बीसीसीआई ने सख्त एक्शन लिया ईशान किशन और शेर सैयद के खिलाफ, उस पर इरफान पठान बड़ी भड़स के बाहर आए। इन्होंने अपनी पूरी जो दिल की बात है वो निकाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और उन्होंने बहुत सख्त बात की है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भी और बीसीसीआई को बड़े आड़े हाथों लिया है। और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सही बात की है इस वक्त इरफान पठान ने। हालांकि उनकी बहुत सी बातों से मैंने कभी भी उनसे मुत्तफिक नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा एंकी पेंकी मारते हैं, लेकिन इस बार उनकी बात से मैं बहुत 100% मुत्तफिक हूँ। वो इस वजह से कि क्या वजह है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग इस डिसीजन पे नज़र आती है जो बीसीसीआई ने लिया है। क्या जो इरफान पठान का कहना है कि क्या वजह ऐसी बन गई कि शेर सैयद और ईशान किशन की जो कंट्रीब्यूशन है टीम इंडिया के लिए वो भूल कैसे गई बीसीसीआई, और क्या वजह है कि बीसीसीआई का जो रूल्स है या कानून है या जो भी प्रोसीजर है या जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है वो सिर्फ ईशान किशन और शेर सैयद के खिलाफ ही क्यों, हार्दिक पांड्या को कौन सी ऐसी लिवरेज मिली हुई है या कौन सा उनको को सरकार के पर उन पे लगे हुए जो उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। दोनों को इस वजह से पाबंदी लगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया कि दोनों रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे। ऐसे में तो हार्दिक पांड्या भी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे और डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे। तो ऐसी क्या वजह बन गई कि हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और इन दोनों को नहीं मिलेगा। देखिए, शेर सैयद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी। शेर सैयद टीम का हिस्सा भी थे दूसरे टेस्ट मैच तक जो भी सीरीज चल रही है इंग्लैंड के खिलाफ। और शेर सैयद, आप ये मत भूलिए कि 56 का एवरेज है उस बंदे का 2023 में जो उसने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना। तो 800 प्लस रन स्कोर है उसके 2023 में, ठीक है। और वनडे जो गया है, वनडे वर्ल्ड कप जो गुजरा है, उसमें शेर सैयद की जो है ना 500 प्लस स्कोर थे और 67 की एवरेज है उसकी। तो आप शेर सैयद जैसे बंदे की जो कंट्रीब्यूशन वो भूल कैसे गए। ये मत भूलिए कि शेर सैयद ने सेंचुरी भी बनाई हुई और शेर सैयद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है आपको सेमीफाइनल में भी। तो बड़ी बड़ी इनिंग खेली हुई है वर्ल्ड कप के अंदर शेर सैयद ने। और शेर सैयद अभी 2 टेस्ट मैच तक आपके साथ थे, उसके बाद नहीं थे टीम इंडिया के साथ। शेर सैयद के साथ इल्ज़ाम यह है कि शेर सैयद ने कहा कि उनकी बैक में पेन है। अब शेर सैयद की बैक में पेन है, लेकिन एनसीए में रिहैब पे भी नहीं गए वो। और एनसीए ने खबर दी कि वो फिट थे, उन्होंने जानबूझ के ये ड्रामा किया है। चले, अगर उन्होंने एक मैच में ड्रामा किया था समझ में आती है, लेकिन उनकी एक मैच की झूठ या उनका ड्रामे की वजह से आप पूरी उनकी पास की कंट्रीब्यूशन और रीसेंट पास की कंट्रीब्यूशन कैसे बीसीसीआई भूल गए। इसी तरह ईशान किशन का चलो समझ में आता है कि थोड़ा उनका एटीट्यूड इशू था, लेकिन ईशान किशन को तो मौका ही नहीं मिल रहा था ना। ईशान किशन तो 14-15 मेंबर स्क्वाड में भी थे वर्ल्ड कप में, लेकिन उसको मौका ही नहीं दे रहे थे आप लोग। ईशान किशन की वो इनिंग लोग भूल गए जो उन्होंने आप परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में। ये कैसे भूल सकती है टीम इंडिया और यह यानी कि बीसीसीआई। तो बहुत सही सवालात उठाए हैं इरफान पठान ने और बनता भी। और हार्दिक पांड्या जो खुद टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, उनको कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और हार्दिक पांड्या का तो मशहूर है, जो मैं इंडियन मीडिया में सुनता रहता हूँ, कि वो बंदा जो है वो 90% मैचेस खेलता है आईपीएल के और 67% मैचेस खेलता है वो टीम इंडिया के। आईपीएल के लिए वो 90 से 100% फिट नजर आते हैं, लेकिन जब जहां टीम इंडिया की बात आती है रेड बॉल क्रिकेट तो उन्होंने मना ही किया, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है। तो उसमें भी T20 और वनडे में भी वो 66% खेलते हैं, बकिया 33-34% मौसूफ न अपने आप को अनफिट करार देते हैं या रेस्ट के नाम पे वो बैठ जाते हैं। तो ये इन पे एक इल्ज़ाम है जो मैं सुनता रहता हूँ हार्दिक पांड्या पे। और इसी तरह रवि शास्त्री ने भी बहुत खुल के सपोर्ट किया है शेर सैयद और ईशान किशन को। उन्होंने कहा कि ईशान किशन और शेर सैयद इतना बेहतरीन बैकग्राउंड है, बेहतरीन वॉल्यूम दिया हुआ है और दोनों बाउंस बैक जरूर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों बाउंस बैक करेंगे। ये रवि शास्त्री का कहना है। और इरफान पठान तो खुल के सामने आया। इस पे बीसीसीआई ने शायद एक प्रेस रिलीज जारी की और क्लियर बताया है कि हार्दिक पांड्या को किस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उनके खिलाफ ऐसी सख्ती क्यों नहीं की। वो उसको लबोलबाब ये है कि बीसीसीआई का कहना है कि हार्दिक पांड्या ने क्लियर बोल दिया कि वो टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अश्योरेंस दी है कि आने वाले अगर जब इंडिया का मैच नहीं हो रहा होगा या वो टीम के साथ का हिस्सा नहीं होंगे तो वो हर T20 हो, वनडे हो या
4 रोज़ा रेड बॉल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक इंडिया की, चाहे वो रणजी हो, जो भी अभी आएगी सीरीज़, उसमें वो हर हाल में हिस्सा लेंगे। ये एश्योरेंस उन्होंने दी है, जिस वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। अदरवाइज़ शायद इस वजह से उनका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता था। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे फेयर एंड फेयर या लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात सामने नज़र आ रही है। क्या वजह है कि क्या मुंबई इंडियंस का ज़्यादा जोर चल गया, जो हार्दिक पांड्या पे ये प्रेशर नहीं आया, ये सख्तियाँ नहीं आई, जो शेर सैयद और ईशान किशन पे आ गई, और शेयाल को भी बेचारे को भी नहीं मिला। तो बड़ी बड़े खिलाड़ियों ने इस बार सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बीसीसीआई पे भी प्रेशर आ रहा है कि यार ईशान किशन का समझ में आता है, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम था, थोड़ा उसको वो था, लेकिन क्या इस शेर सैयद का क्या मसला था? शेर सैयद तो यार मैच विनर प्लेयर था, आपका आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था, वर्ल्ड कप में भी 2023 भी बेहतरीन था उसका, फिर टेस्ट मैच भी उसने 2 खेल चुका था, तीसरे में अगर उसने ड्रामा कर दिया तो कोई और सख्ती कर सकते थे। इतना बड़ा फैसला करके उसको इतना उसको डीमोटिवेट कर दिया, उसका मोराल नीचे गिरा दिया। तो बीसीसीआई थोड़ी-सी यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग नज़र आई है, फेवरेटिज्म नज़र आया इस डिसीजन पे। और अगर पूरे पूरे कायदे कानून पे चलना था तो फिर उस कायदे कानून के अंदर हार्दिक पांड्या भी आने थे। ऐसी क्या वजह थी कि उनको लीवरेज मिली और उनको बिल्कुल छूट दे दी गई? तो यहाँ पे सही बात उठाई है इरफान पठान ने, और रवि शास्त्री ने भी उनको सपोर्ट किया है ईशान किशन को। तो मेरा भी ये कहना है कि वाकई ये जुल्म है। अगर कोई शख्स जो मीडिया को बता रहा है कि सिर्फ आईपीएल के लिए फिट रहता है और इंडिया के लिए जब भी पूरा सीजन आता है या 2 साल का, तो उस पूरे सीजन में वो 66% खेलता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बकिया में वो बैट में रेस्ट करता है, कभी उसकी रेस्ट की नाम पे रेस्ट कर लेता है या कभी वो इंजरी के नाम पे रेस्ट कर लेता है। तो यहाँ सवाल उठते हैं, हार्दिक पांड्या की फेवरेटिज्म नजर आ रही है। और दूसरी बात ये कि कोई रेड बॉल क्रिकेट ना खेलने वाला बंदा कैसे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जो बड़ी बात थी कि रोहित शर्मा जो T20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे, उसके बाद वो नहीं होंगे, तो क्या टीम इंडिया में भी वही सिनेरियो चला आएगा बहुत सालों बाद कि T20 और वनडे का कप्तान अलग होगा और रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान अलग होगा? तो ये बड़ा सवाल है। और फिर हार्दिक पांड्या खुद की परफॉर्मेंस गिरेगी, क्योंकि ये बात इरफान पठान ने भी सही बोली कि जो बंदा रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता या 4 रोज़ा मैच नहीं खेलता, उसकी क्रिकेट में कहाँ से निखार आएगा? जब तक लॉन्गर फॉर्मेट कोई प्लेयर नहीं खेलेगा, वो अपने आप को कैसे टेस्ट करेगा? फिर ये रूल है क्रिकेट का और ये तरीक़ेकार भी है, बेसिक्स यही है कि आप रेड बॉल क्रिकेट खेलें, चाहे आप बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। रेड बॉल क्रिकेट खेलें, 4 रोज़ा मैच खेलें, आपको खुद ऑटोमेटिकली आप फिर टेस्ट के भी काबिल हो जाते हैं। जब आप टेस्ट खेलने लगते हैं, दिन में 15-10 ओवर फेंकने के आदी हो जाते हैं, तो फिर आप आराम से वनडे भी खेल सकते हैं और T20 का भी फॉर्मेट आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो ये बेसिक्स है क्रिकेट की, और हार्दिक पांड्या अगर इस चीज़ पे लगे हैं तो ये सवाल ज़रूर बनेगा जय शाह से या जिस बीसीसीआई के जो भी करता धरता है कि उन्होंने सिर्फ इस पे क्यों डिसीजन लिया और उन पे क्यों नहीं डिसीजन लिया। आपकी राय में क्या है, कमेंट्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि इरफान पठान बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा फेवरेटिज्म नज़र आया है कि एक के लिए कुछ और, एक दो बंदों के लिए कुछ और कानून है और एक के लिए बिल्कुल ही अलग कानून है और अलग अलग फैसले हैं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।